नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर ध्वज तिवारी और वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। जो आज के वीडियो होने वाली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्वेलस मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लो। बड़े इंपॉर्टेंट राइटर है। If you are beginning to read literature or if you are very acquainted with literature, then you are not going to forget this name because this name is very big in the world of literature and we are going to do an introduction about this writer in a big way. चलिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। सबसे पहले छोटी सी बात करेंगे लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में, फिर वर्क्स के बारे में बात करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो was born in 1564, 1593। ये ध्यान रखना। अब 1564 के अंदर एक और बहुत बड़े राइटर का जन्म हुआ, मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर से 2-3 महीने बड़े ही थे। ठीक है, और बड़े कमाल के व्यक्ति थे, बड़े कमाल के राइटर थे। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लाइफ एंड एजुकेशन की बात करते हैं। ही वाज बोर्न इन कैंटरबरी। ठीक है, कैंटरबरी इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, वहां पे ये बोर्न हुए। उसके साथ ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। इनके पिताजी एक बहुत ही सामान्य तरीके के शू मेकर थे। सो ही वाज नॉट फ्रॉम दैट बिग बाइंड फैमिली एंड ही वाज नॉट दैट पुअर, ही इज सम सॉर्ट ऑफ मिडिल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में जानने की ये है कि इनको जो है एक वारंट इशू किया गया था मार्लो के खिलाफ इन 1593 और उसका कोई रीजन नहीं था। ठीक है कि भाई क्रिस्टोफर मार्लो को रीजन वारंट देते हैं, भाई कि पुलिस अगर अरेस्ट करने आई है तो मार्लो को एक रीजन तो देना चाहिए। 1593 में इनको एक वारंट मिलता है जिसका कोई रीजन इनको नहीं दिया जाता। एंड उसके बाद क्या होता है, 1593 के अंदर ही इनको एक बंदा होता है जिसका नाम क्या है, इंग्रैम फ्रीजर। वो चाकू घोंप देता है, मतलब इनको स्टेब्ड कर दिया जाता है, डेथ उनकी वहां पे उस टाइम हत्या कर दी जाती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट ही वाज नॉट गोन टू द प्लेस नेचुरली। ठीक है, इनको मारा गया था, ही इज बीइंग किल्ड। और वो कब हुआ था, 1593 के अंदर। तो ये आपको बात याद रखनी है। उसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो जब भी आपके सामने नाम आएगा तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन दिस एज, पर्टिकुलरली एलिजाबेथन एज के अंदर, इनसे बढ़िया ट्रेजेडी लिखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और इवन टुडे व्हेन वी go towards tragedies, then we have to count down on him because he has written some great works. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे उनके वर्क्स के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन रखूंगा, बहुत सिंपल बातें आपके साथ करूंगा, लेकिन ऐसी बातें करूंगा कि जो आपको याद में रहेंगी और आपके वर्क्स आप कभी भी इन चीजों को भूलेंगे नहीं। सो लेट्स जंप टुवर्ड्स द वर्क्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए प्लेराइट, बात करेंगे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो की। सबसे पहला जो उनका प्ले था जो परफॉर्म हुआ था वो हुआ था 1587 के अंदर। कब पब्लिश हुआ, परफॉर्म कब हुआ, सॉरी 1587 के अंदर। प्ले का नाम था टेम्बरलाइन। टेम्बरलाइन जो प्ले था, इट इज अबाउट अ मुगल एम्परर मिस्टर तैमूर। तैमूर के बारे में उन्होंने बात की और बड़ा कमाल के तरीके से बात की। और तैमूर को क्यों लेके उन्होंने बात की, बिकॉज तैमूर वाज वेरी एम्बिशियस। ठीक है, एंड ही वाज वेरी क्रूअल एंड ब्लंट। सो वही चीज यहाँ पे इन्होंने की। ठीक है, इन्होंने भी एक शेफर्ड की कहानी बताई जो बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही ब्लंट है, और उसको जैसे जैसे पावर मिलती है उसके बाद वो क्या क्या करता है वो सब इस प्ले के अंदर बताया गया है। एंड इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ स्लाइट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज विनिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड इन सेकंड पार्ट उसके जब बच्चे हो जाते हैं तो उसकी डेथ कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में बात की गई। सो दीज आर द पार्ट्स व्हिच आर वेरी फेमस एंड टुगेदर दे वर पब्लिश्ड इन 1590। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। Now let's discuss Dido the Queen of Catharis in collaboration with Mr. Thomas Nash. Thomas Nash के साथ इन्होंने वर्क लिखा जिसका नाम था Dido the Queen of Catharis, पब्लिश हुआ 1594 के अंदर। You have to remember this thing. उसके अलावा एडवर्ड सेकंड 1592। अब देखो इसके बारे में बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सेकंड इज अ प्ले व्हिच टेल्स अबाउट अ फूल किंग। ठीक है, एक फुलिश किंग के बारे में बात करता है कि आप क्या करते हो, आप पंगे ले लेते हो किसके चक्कर में। मुझे पता है कि मान लो आपका कोई मंत्री, आप राजा हो, आपका कोई मंत्री आपको बड़ा ही प्यारा है, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया अलग तरीके से माथापच्ची कर रही, तो आपको उसको बचाने के चक्कर में जो आप गलतियां करते हो उसके बारे में अगर कोई प्ले लिखा तो वो लिखा है एडवर्ड सेकंड। एंड दिस प्ले आल्सो डिनोट्स
something interesting which is homosexuality. ठीक है, देखो इसके बारे में आज भी बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। LGBTQ नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है दुनिया को, ठीक है, कि पता नहीं है इस दुनिया का हिस्सा है कि नहीं है। तो सोचो आप उस टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा प्ले लिखा जिसके अंदर एक किंग को एक मंत्री के साथ होमोसेक्सुअली अटैच बताया, ठीक है। सो दैट वाज अ बिग थिंग एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इन माइंड दिस प्ले एडवर्ड II was written by Mr. Christopher Marlowe and it had some sort of glimpse of homosexuality into it. So you have to keep this thing in mind. उसके बाद हम बात करते हैं Jew of Malta, one of the most famous plays and one of the most influential plays of that time. You have to keep in mind because इस प्ले ने कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट किया विलन्स का, ठीक है। विलन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब का सब जो ट्रेंड सेटिंग जो प्लान था वो क्रिस्टोफर मार्लो ने इस प्ले के अंदर किया। बारबरस नाम का इसके अंदर एक ज्यू होता है, ही वाज वेरी पैसे वाला एंड ही वाज अ वेरी दिमाग से विकेड काइंड ऑफ पर्सन, एंड वो कैसे लोगों के साथ लड़ता है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बचाता है, कैसे उसके साथ क्या क्या होता है, वो सब इस प्ले के अंदर है। एंड जो इसका कैरेक्टर है बारबरस, वो सेम टू सेम जो है उसको ही इंस्पिरेशन लेके विलियम शेक्सपियर ने शाइलॉक का कैरेक्टर डाला है मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है मैसेकर ऑफ पेरिस। जस्ट रिमेंबर द नेम, नथिंग मोर अबाउट दैट, just remember the name, and it was written in 1593. Jew of Malta was written in 1589 और 1590 कब पब्लिश हुआ इसके बारे में ज्यादा कोई अपने पास डिटेल नहीं है, बट ये जो प्ले है 1593 के अंदर पब्लिश होता है। कौन सा? मैसेकर ऑफ पेरिस। उसके बाद डॉक्टर फोस्टस 1604। देखो अगर हम बात करें कि क्रिस्टोफर मार्लो का फेम कौन कौन से उनके वर्क्स पे रेस्ट करता है, मतलब कौन से ऐसे प्लेस हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो को क्रिस्टोफर मार्लो बनाया, तो वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। सबसे पहले टेम्बरलिन, उसके बाद एडवर्ड II, उसके बाद ज्यू ऑफ माल्टा एंड डॉक्टर फोस्टस। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो चार प्ले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर अपन नेट के हिसाब से बात करें या किसी एक और इम्पोर्टेंट पीजीटी टीजीटी के एग्जाम के हिसाब से बात करें तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? तीन प्ले आपको बड़े इंपॉर्टेंटली याद रखने पड़ेंगे। टेम्बरलिन आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यू ऑफ माल्टा आपको याद रखना पड़ेगा और डॉक्टर फोस्टस आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी समरीज के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड फॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस समरीज एंड ईच एंड एवरीथिंग, कैरेक्टर, थीम्स, मोटिव्स, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए now let's discuss the poems which he has written as a poet। क्रिस्टोफर मार्लो के कौन से वर्क्स हैं, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। पोएट के तौर पे उनको एक वर्क लिखा द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव 1590s के अंदर, ठीक है। और ये जो वर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। सर वॉल्टर रेले ने इसको रिप्लाई भी किया था, ठीक है। एंड दिस वर्क हैड शोन द पायस, द सिंपल एंड अ वेरी cute kind of story of a shepherd who is calling to his girlfriend or his lover कि आप आओ, मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दुनिया दिखाऊंगा, मेरी आंखों से आपको दुनिया दिखाऊंगा, ये सब कर, चलो आओ चांद पे चार पार चलो, वो वाली कहानी जो है वो इस प्ले के अंदर बताई गई है। एंड हीरो एंड लिएंडर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। हीरो एंड लिएंडर इज अ वेरी फेमस पोएम बाय मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लो। इसके बारे में भी डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस वर्क इज रिटन बाय Mr. Christopher Marlowe and it was published in 1598 as a translator। if we talk about as a translator के उनके works as a translator कैसे थे, तो his work is Lincoln's Pharsalia। it is a work by Mr. Lincoln who is a Greek and Latin poet। उनकी एक work है Pharsalia, उसको उन्होंने translate करने की कोशिश की। उसके बाद ओविड की एमोरिस नाम की एक poem है, उसको भी उन्होंने translate करने की कोशिश की। Unfortunately इसके जो dates हैं I can't find them, but you have to keep in mind, बस नॉर्मली याद रखना कि भाई एक लंकन्स फेरेसिलिया जो पोएम है वो उन्होंने ट्रांसलेट की और ओविड की एमोरिस जो है वो उन्होंने ट्रांसलेट की। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे कोट्स जो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहे गए और बड़े इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले बेन जॉनसन ने उनको बोला मार्लोस माइटी लाइन्स। क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ी बड़ी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कहते थे एंड दैट्स व्हाई वी बेन जॉनसन कॉल्ड हिज लाइन्स मार्लोस माइटी लाइन्स। एंड विलियम शेक्सपियर ने उनको बोला डेड शेफर्ड इन हिज प्ले एज यू
लाइक इट। आई होप आपको ये बड़े अच्छे तरीके से बातें समझ में आई होंगी एंड वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरीथिंग इन अ फर्दर क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।